हम अब अमेरिका ने जो एक रिपोर्ट सामने रखी है और वो 20 बरसों पर मुश्तमिल अफ़गानिस्तान की तामीर नौ पर, या यूं कह लीजिए कि अफ़गानिस्तान में 2001 से लेकर 2021 तक जारी जंग और तामीर नौ के हवाले से जो कुछ खर्चा आया वो बेसिकली 144 अरब डॉलर हैं जो कि खर्च किए गए हैं। और अमेरिका की अमरीकी इंस्पेक्टर जनरल की तरफ से ये रिपोर्ट हमारे सामने आ चुकी है। इस मौके पे इस तरह की रिपोर्ट का सामने आना किस बात की तरफ अंदेशा है? मेरे ख्याल में उनका ऑडिट चल रहा है और दूसरा मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप चूंकि ये समझते हैं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में बहुत पैसा ज़ाया किया है और वहाँ पैसा ज़ाया हो गया है और उनके पॉलिटिकल नैरेटिव को ये सपोर्ट करता है। आप देखें ना, इस वक्त अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस का शोर है और वहाँ मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं। पहले वो न्यूयॉर्क के मेयर और वाशिंगटन के मेयर के इलेक्शन हारे थे, ममदानी वाला और दूसरा। अब वो मिड टर्म इलेक्शन हैं और किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए अपने इलेक्शन के बाद सबसे बड़ा इलेक्शन मिड टर्म इलेक्शन होता है। मेरे ख्याल में आपको पता है प्रेसिडेंट ट्रंप का बेसिक एलिगेशन जो बाइडेन पे ये है कि उनका इनखला बहुत गलत था, उनकी अफगान पॉलिसी बहुत गलत थी। और अब ये वो समझ रहे हैं कि जी वहाँ पे 20 सालों में 144 अरब डॉलर पर अमेरिका ने खर्च किए हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और ये अजब करप्शन की गजब कहानी है, लूट खसूट की कहानी है, घोस्ट एम्प्लॉयज़ की कहानी है। सिक्योरिटी के घोस्ट एम्प्लॉयज़ थे, वहाँ के वॉरलॉर्ड्स पैसे खा गए हैं और अमेरिका का बहुत पैसा अफगानिस्तान में ज़ाया हो गया। आपको पता है हर 15 दिन बाद एक जहाज बढ़ के अमेरिकन डॉलर्स का अफगानिस्तान काबुल आता था अशरफ गनी की हुकूमत को चलाने के लिए, और वो डॉलर्स अब भी आते हैं। टेक्निकल बात यह है कि आज जो अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत है वो भी अमेरिकन डॉलर्स पर जिंदा है। जो दोहा एग्रीमेंट है उसके तहत अभी भी अमेरिकन जो हैं वो अफगान तालिबान को पैसे दे रहे हैं। ये दुरुस्त है कि उतने नहीं दे रहे हैं जितने पहले जो बाइडेन के दौर में थे, लेकिन पैसे दिए जा रहे हैं। ठीक है ना, उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा जो है अफगान हुकूमत की करप्शन और बदनवानियों के पायत आम अफगानी जो है वो आज भी भूख, कहत और बेरोज़गारी का शिकार है। आप देखें ना, एक मुल्क ने 144 अरब डॉलर खर्चे हैं, वहाँ पे ना कोई रोज़गार है, ना पे वहाँ पे कोई खाने पीने की सहूलियात है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कुछ है। और एक ऐसा लगता है कि सारा पैसा जो है वो ज़ाया हो गया है। और अमेरिकी फौज ने 7.1 अरब डॉलर का असलहा अफगानिस्तान में ही छोड़ दिया, जो फिर अब अंडरवर्ल्ड में बिक रहा है। उसमें कुछ असला टीटीपी के पास है, कुछ दाइश के पास चला गया। वो कहते हैं अफ्रीका में जो बागी ग्रुप लड़ रहे हैं उनको भी असला यहीं से बेचा गया है। और असले की एक जो गैर कानूनी मंडी है उसमें अमेरिकन असला जो है इस वक्त जो है वो दहशतगर्द तंजीमों के पास मिल रहा है। और पाकिस्तान के खिलाफ तो जो दहशतगर्द तंजीमें असला इस्तेमाल कर रही हैं वो सारा अमेरिकन है। उनमें नाइट विजन ग्लासेस से लेके काफ़ी कुछ है जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात भी उसके लिए है, पाकिस्तान ने किया है। बहुत दफ़ा अमेरिका कहता है हम वो असला बाय बैक करना चाहते हैं, लेकिन उसको बाय बैक करना इतना आसान नहीं है। तो मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है कि वो सारा असला जो है वो अब दहशतगर्दों के हाथ में है और अमेरिकन को इस बात का एहसास है। लेकिन अब वो किस पर इल्ज़ाम दें, उनका अपनी गलतियां हैं, वो किसी पर तो इल्ज़ाम। अगर ये असला पाकिस्तान से दहशतगर्द तंजीमों को गया होता तो आप यकीनन कहते कि पाकिस्तान पर तो वो सैंक्शंस लगा देते। पर चूंकि ये उनकी अपनी फौजें ये सब कुछ करके गई हैं, लिहाजा वो किसी पर तो इल्ज़ाम लगा नहीं सकते हैं। और इस वक्त जो है दुनिया में जो बहुत सारा अनरेस्ट है वो उस असले की वजह से है। और वैसे भी अफगानिस्तान में बहुत करप्शन हुई है और लोगों ने बहुत वहाँ पैसा बनाया। और हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ। तो हासिल वसूल एक दिन नहीं अशरफ गनी की फौज जो है ना वो ठहर सकी कि वो अपना कब्जा बरकरार रख सकती। इसलिए मुझे लगा कि वो तो अमेरिका घोस्ट फौज ही खड़ी की हुई थी। असल में तो नेटो के जाने के बाद वो फौज एक दिन के लिए नहीं खड़ी हो सकी कि वो कोई अशरफ गनी को रख सकती। वो दोपहर को गए, शाम को अशरफ गनी साहब भी फरार हो गए और सारे और अभी अफगानिस्तान की सूरत हाल उठा के देख ले तो अभी भी वो अमेरिका को या डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स को बहुत सीरियस नहीं ले रहे हैं। नहीं ले रहे हैं वो सीरियसली। मेरा ख्याल है वेनेजुएला के बाद तो सारे ही अमेरिकन समझ में आएगा क्या। अभी वेनेजुएला की बात कर ले मुज़म्मिल साहब तो सूरत हाल हमारे सामने है। जिस तरह से बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी की गई है और उस पर अमेरिका, ये एक मुल्क की बात नहीं है। अगर कल को ईरान और इससे पहले भी दीगर ममालिक की फहरिस्त हमारे सामने है, दीगर ममालिक भी इस यूं समझ लें कि बच नहीं सकते जो अमेरिका फिलहाल कर रहा है। टेक्निकल बात आप ये समझिए, उनको अमेरिका में अदालत मनशियात की स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगा के आप इस तरह रात के अंधेरे में किसी मुल्क में घुसें और वहाँ ऑपरेशन करें, वहाँ के सदर और उसकी अहलिया को इस हालत में आप उठाएं और उसके बाद वहाँ का अनरेस्ट, उस पर तो बात करेंगे अलग ही। आपको लगता है कि जो अमेरिका ने किया वो ठीक किया? देखिए, इससे एक बात तो आप समझें क्या, कि आपके पास बेशक $8.7 ट्रिलियन का तेल हो,
लेकिन मोर देन सऊदीया, मोर देन सऊदीया। लेकिन अगर आप मिलिटरीली कमजोर हैं ना तो यू आर अनएबल टू रेजिस्ट, आप अपने सदर और उसकी बेगम का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं कर सकते। पहली बात आप ये समझें। दूसरा ये है कि आप टेक्निकल बात ये है कि देखिए दुनिया का अमीर, वेनेजुएला को सऊदी अरब से भी अमीर होना चाहिए था, और वो एक कहत से मारा, गुर्बत से मारा, बेरोजगारी से मारा एक गरीब तरीन मुल्क है। इसका मतलब मुल्कों की जो फॉरेन पॉलिसी है वो वहाँ के अवाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बेशक, मैं ये वेनेजुएलियन प्रेसिडेंट की आप जितनी मर्जी तारीफ दे रहे हैं, लेकिन ये 2013 से इक़्तिदार में थे और आप देखिए इन्होंने वेनेजुएला का हाल क्या कर दिया। ठीक है ना, 1 लीटर तेल ये बेच नहीं पा रहे थे, दुनिया ने इन पर सैंक्शंस लगाई हुई थी, लोग भूखे मर रहे थे, लोगों के पास मेडिकल की सहूलियात नहीं थी, लोग वहां से भागना चाहते थे। आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, आप अपने आप को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। तो ये फॉरेन पॉलिसी जो होनी चाहिए लोगों की फलाह के लिए होनी चाहिए। आप एक ऐसी आइडियोलॉजी को लेकर, मतलब आप रूस और चीन के साथ खड़े थे, आप तेल युआन में बेचना चाहते थे डी डॉलराइजेशन करके, लेकिन आपको ये अंदाजा नहीं था कि चीन आपको एंड में बचाएगा नहीं। लेकिन मुज़म्मिल साहब, अमेरिका भी क्या कर लेगा? सब देखिए, डेमोक्रेसी की बड़ी बातें तो करता है, लेकिन क्या वेनेजुएला के हालात बेहतर कर सकता है? आज वेनेजुएला पे कब्जा तो अमेरिका का है। एक गोली चलाए बगैर उन्होंने पूरा वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया। तो अब के हालात हम कर लेंगे डिस्कस, ठीक है, क्या हो सकते हैं वेनेजुएला के अवाम के, अब कितने हालात बेहतर हो जाएंगे? हमारे तो दीगर ममालिक की तो एग्जांपल्स हमारे सामने भरे पड़ी हैं। या ना हो, वहाँ के लोगों का लीडर्स का फर्ज था वहाँ के लोगों के हालात बेहतर करना। अमेरिका का फर्ज तो नहीं है। अमेरिका तो अपनी ऑयल कंपनीज के लिए वहाँ जा रहा है, ऑयल निकालेगा। ऑयल अमेरिका का बेसिकली ग्राउंड एक बनाना किसी भी मुल्क पर कब्जा करने के लिए। ईरान की भी अगर बात करें तो सूरत हाल ऐसी सी नजर आती है, और पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि हालात मुसलसल खराब होते नजर आ रहे हैं। लेकिन ईरान की जो स्टेटमेंट है, ईरान के अंदर जो कशीदा सूरत हाल है, उसके अमेरिका के स्टेटमेंट के अंदर हालात क्यों खराब हो रहे हैं? इसराइल और अमेरिका करा रहा है। नहीं, देखो ना जी, महंगाई बढ़ रही है, 15 लाख रियाल का डॉलर हो गया है, खाने पीने की चीजें बहुत महंगी, कितने लोग सड़कों पे पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। देखिए लोग कोई वहाँ इसराइल के हक में मुजाहरे कर रहे हैं ईरान में। पहले भी तो यही तासुर था ना कि रेजिम चेंज इसी बेस पे करना था। नहीं, देखिए लोग कोई ईरान में इसराइल के हक में मुजाहरे नहीं कर रहे, लोग अमेरिका के हक में मुजाहरे नहीं कर रहे, लोग अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ लोग मुजाहरे कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ। वहाँ की गवर्नमेंट का मानना है कि और खामनेई का बयान है कि लोगों के मुतालबात जायज है। वो कह रहे हैं कि लोग नाजायज मुतालबात के लिए निकले हुए हैं। या तो आप कहें कि खामनेई कह रहे हैं कि लोगों के मुतालबात, ईरानियन प्रेसिडेंट भी कह रहे हैं यार लोग ठीक कह रहे हैं कि हम भूख से मर गए। लेकिन इसका हल क्या है? इसका हल अमेरिका के पास, इजराइल के पास तो नहीं है ना, ऑब्वियसली जो करेगा ईरान खुद करेगा ना। तो कहीं ना कहीं इन्हें लोगों की मुश्किलात के हल का रास्ता निकालना है या नहीं निकालना है।